गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास की परिभाषा, समास का अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ और समास को कितने भागों में बांटा गया है या समास के कितने प्रकार हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला टॉपिक हमारा है समास। तो समास का पहले हम लोग ये जान लें कि जो समास होता है इसका जो विलोम होता है वह होता है व्यास। समास का विलोम व्यास होता है और समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त अर्थात संकीर्ण होना, अर्थात संकुचित होना, और इसका जो विलोम होता है वह होता है विस्तृत। यानी अगर हम समास के विलोम की बात करते हैं तो वो होता है व्यास, और समास का जो अर्थ होता है वह होता है संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण, और संक्षिप्तीकरण का या संक्षिप्त का जो विलोम होता है वह होता है। समास शब्द की अगर हम बात करें इसकी, तो समास शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक का अर्थ होता है सम और दूसरा का अर्थ होता है आस। सम एक प्रकार का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है या जिसका मतलब होता है उपयुक्त। उपयुक्त। और आस का अर्थ होता है निकट। निकट या पास होता है। इस प्रकार अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ के अलावा हम अर्थ निकालने का प्रयास करें, एक पूर्ण रूप से अर्थ की प्राप्ति हो, तो इसका अर्थ हो जाएगा निकट बैठ करके शब्दों की रचना करना, यानी निकट या पास बैठकर शब्दों की रचना करना। अब समास शब्द या समास होने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं या कुछ दशाएं होती हैं जिसके आधार पर हम समास करते हैं या समास का होना पाया जाता है। प्रायः संधि और समास में अंतर होता है। पहले थोड़ा हम संधि के बारे में जान लें, फिर समास के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। तो संधि जो होता है प्रायः वह दो वर्णों के विकार से होता है, या दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं संधि। यानी संधि प्रायः वर्णों में होता है। वर्णों में होता है और इनके मिलने से विकार उत्पन्न होता है। विकार का अर्थ हुआ परिवर्तन, यानी इनके मिलने से जो नए शब्द बनते हैं उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है, और यही परिवर्तन होना ही कहलाता है क्या? संधि। और संधि का जो अर्थ होता है वह होता है योग या जोड़। संधि वर्णों में होती है और इसमें परिवर्तन होता है। जबकि जो समास होता है, समास के लिए आवश्यक है इसमें पद होने चाहिए, यानी पद हो या फिर क्या हो, शब्द, यानी दो पद हो या दो शब्द हो, और उनके मिलने से केवल उनके आकार में परिवर्तन हो। इसमें परिवर्तन हो, आकार में परिवर्तन हो, आकार में परिवर्तन हो, परंतु अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, और अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, अर्थात समास में क्या होगा
केवल उसके आकार में परिवर्तन होगा। यानी जो चीजें बहुत बड़ी हैं उनको हम छोटे में करके व्यक्त कर सकते हैं, जबकि जो संधि होता है, इस संधि में वर्णों के मिलने से, विकार या परिवर्तन होने से जो उनके अर्थ हैं, उन अर्थों में भी परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन समास में क्या होगा? अर्थगत कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल आकार में परिवर्तन होगा। संधि और समास, संधि में संयोग होता है और समास में भी क्या होता है? संयोग होता है। यहाँ भी संयोग होता है और यहाँ भी संयोग होता है, यानी दोनों में क्या होता है? संयोग होता है। और इनके संयोग होने से एक में तो क्या होता है? परिवर्तन होता है, लेकिन एक में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम समास के परिभाषा की बात करते हैं तो जो समास होता है वह दो या दो से अधिक पदों के मिलने से बनता है। यानी दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने में केवल आकार में परिवर्तन होता है, केवल उनके संरचना में परिवर्तन होता है, लेकिन उनके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे हम कहते हैं समास। जो समास है उसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेपण करना। अब हम लोग समास की परिभाषा जान गए। अब हम लोग देखेंगे कि जो समास होते हैं उस समास में ही जोड़ का या योग का काम होता है, और जो संधि होता है उसमें भी संयोग या योग या जोड़ का काम होता है। देखिए, जैसे परोपकार, परोपकार और चंद्रोदय। परोपकार को अगर आप जोड़िए या दो भागों में तोड़िए तो आपको मिलेगा पर, और मिलेगा फिर क्या? उपकार। पर का अर्थ हुआ दूसरा या परे, और उपकार का अर्थ हुआ किया गया कार्य। यानी दूसरे पर किया गया कार्य या दूसरे के ऊपर जो हम कोई कार्य कर देते हैं उसे ही हम कहते हैं क्या? परोपकार। अब उस पर में देखिए जो अंतिम वर्ण है वह है रै, और रै के साथ मिला है क्या? है। और जो उपकार है, इस उपकार का जो प्रथम वर्ण है वह है क्या? उ, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उपकार। अगर हम जानते हैं कि जो संधि होती है, इस संधि में पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है, दोनों जब मिलते हैं तो बन जाता है क्या? ओ। और जैसे ही ओ इस रै के साथ मिलेगा तो यह पूरा शब्द हो जाएगा परोपकार। इस प्रकार यह परोपकार बन जाएगा। यानी देखिए, इसमें वर्णों के मिलने से विकार हुआ, परिवर्तन हुआ। पहले ये क्या था? पर था और उपकार था, लेकिन जैसे ही हमने इसको संधि के माध्यम से जोड़ दिया तुरंत ही बन गया यह परोपकार, या परिवर्तित होकर के परोपकार में बदल गया। ऐसे ही चंद्रोदय है। चंद्रोदय को अगर हम तोड़ें तो दो शब्द हमको मिलेगा, एक मिलेगा चंद्र और दूसरा मिलेगा उदय। अब देखिए, जो दय है, द्रय है, उसके अंतिम वर्ण में मिला है हमको क्या? ए, और प्रथम वर्ण इसका क्या है? उ। ए और उ के मिलने से बनेगा क्या? ओ। अब ये भी हमारी पसंद हो जाएगी और यह बन जाएगा क्या? चंद्रोदय। तो चंद्रोदय भी क्या है? संधि है, या यह संधि है और समास भी है। इसी प्रकार अगर हम लिखें क्या? यज्ञशाला, यज्ञशाला। अगर यज्ञशाला को हम दो भागों में तोड़े तो हमको मिलेगा दो वर्ण, एक मिलेगा क्या? यज्ञ मिलेगा और दूसरा मिलेगा क्या? शाला। अर्थात यज्ञ के लिए शाला। इसमें किसी भी वर्णों को जोड़ा नहीं गया है, परंतु दोनों शब्दों को जोड़ करके उनके केवल आकार में परिवर्तन कर दिया गया है, और आकार में परिवर्तन करने से इनके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए यह क्या होता है?
समास होता है। समास में प्रायः एक शिरोरेखा का ही अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा का अर्थ हुआ ऊपर की जो लाइन होती है उस लाइन को ही शिरोरेखा कहा जाता है, जिसमें हम शब्दों को मिला करके लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो शब्दों को हमने मिला करके लिख दिया, तो यह क्या हो गया? समास हो गया, अर्थात संक्षिप्त हो गया, लेकिन इसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम आगे चलते हैं। तो समास और संधि में यही अंतर होता है कि जो संधि होता है इसमें वर्णों के योग से जो विकार या परिवर्तन होता है, जबकि जो समास होगा उस समास में दो शब्द मिलेंगे, दो पद मिलेंगे, कभी भी दो वर्ण नहीं मिलते हैं, और वह पद दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदों के या शब्दों के मिलने से केवल आकारगत संरचनागत परिवर्तन होता है, परंतु उनके अर्थ पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसे ही हम कहते हैं समास। समास के बारे में हम और जानेंगे। चलिए, अगर हम समास के प्रकार की बात करते हैं तो जो समास का प्रकार होता है वह पद के अनुसार देखा जाए तो पद के अनुसार जो समास होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। यानी हमको पता है कि जो भी समास होगा उस समास में दो शब्द या दो से अधिक शब्द होने चाहिए, तभी समास हो सकता है। जैसे अगर मैं लिख दूं दिन रात, इसको हम एक पद में, यह अलग अलग लिखा गया है दिन रात, यानी बीच में हाइफन लगा दिया गया है। यानी अगर हम शब्दों को अलग अलग करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं समास विग्रह। यानी किसी सामासिक पद का दो भागों में टूटना या दो भागों में विभाजित होना ही कहलाता है क्या? समास विग्रह। इसके उल्टे अगर हम सामासिक पद कहना हो तो क्या कहेंगे? दो शब्दों या दो पदों को आपस में मिलना ही कहलाता है क्या? सामासिक पद। जैसे दिन और रात ये दोनों अलग अलग हो गए, तो यह क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिन और रात, और इसका सामासिक पद क्या हो जाएगा? दिन रात। एक ही में हम क्या लिख देंगे? एक शिरोरेखा में लिख देंगे ऐसा, तो वो हो जाएगा क्या? दिन रात। और यह दिन रात कैसा पद हो गया? सामासिक पद हो गया। दिन और रात कैसा पद है? समास विग्रह। विग्रह मीन्स क्या होता है? विग्रह का अर्थ ही होता है टूटना। आप देखे होंगे गांव में जो घर होते हैं, संयुक्त परिवार होता है, तो वो संयुक्त परिवार में कुछ न कुछ लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं। और ये लड़ाई झगड़े कब होते हैं? जब आपस में किसी न किसी बात को या किसी आवश्यकता को लेकर के विवाद उत्पन्न होते हैं, तो वो लोग क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाते हैं। तो विग्रह होने का मतलब क्या? अलगाव होना। और सामासिक पद होने का मतलब क्या? आपस में जुड़ जाना। तो समास और समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? किसी सामासिक पद का दो या दो से अधिक शब्दों या पदों में टूटना ही कहलाता है समास विग्रह। और समास क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द या पद आपस में मिलकर के किसी अर्थ की प्राप्ति करते हैं या केवल उसके आकार या संरचना में परिवर्तन होता है, उसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? सामासिक पद। आइए, अगर हम पद की बात करें तो मैंने कहा कि जो समास के प्रकार होते हैं वो पद के अनुसार चार प्रकार के होते हैं। आइए इन चारों प्रकारों में से एक एक का हम लोग अध्ययन करते हैं। कुछ और उदाहरण हैं, उदाहरणों को भी देख लिया जाए। जैसे सूर्योदय वेला। सूर्योदय वेला, सूर्योदय वेला को देख लिया जाए भाई। तो सूर्योदय वेला, सूर्योदय वेला,
यह देखिए क्या है, सामासिक पद है। क्यों? क्योंकि यह तीन पदों या तीन शब्दों के योग से मिलकर के बना है। और वो तीनों शब्द क्या क्या है? तो सबसे पहला पद क्या हो जाएगा? सूर्य। दूसरा पद क्या हो जाएगा? उदय। तीसरा पद क्या हो जाएगा? बेला। देखिए मैंने आपको अभी अभी बोला है, जब समास की परिभाषा बोला है कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का मिलना ही कहलाता है सामासिक पद। सामासिक पद में या जो समास होता है उसमें केवल किसका परिवर्तन होता है? आकार का, लेकिन अर्थ का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम लिख सकते हैं क्या? सूर्य के कारक चिन्ह लगा देंगे तो भी तो पद बनेगा सूर्य के उदय की बेला या समय। बेला को हम समय लिख सकते हैं, यानी सूर्य के उदय की बेला या समय। देखिए एक पद, दो पद, तीन पद हो गए, तो दो या दो से अधिक पदों के मिलने से ही क्या बनता है? समास बनता है। अब ये जो समास होते हैं, मैंने इनके प्रकार की बात किया है, तो प्रकार के अनुसार प्रकार को देखा जाए तो पद के अनुसार जो समास के प्रकार हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, ये तो कंफर्म है कि आप जानिए जितने भी समास होंगे उसमें पद कितने होते हैं? कम से कम दो पद होने चाहिए। यानी एक जो होगा उसको हम कहेंगे प्रथम पद, और दूसरा जो होगा उसको हम कहेंगे द्वितीय पद, फिर प्रथम पद, फिर होता है द्वितीय पद, फिर प्रथम पद, फिर द्वितीय पद, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास। इसके बाद अव्ययी के बाद आता है फिर तत्पुरुष, कर्मधारय, देव समास। देखिए इन तीनों को हम एक ही समास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका द्वंद्व समास, और फिर आता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब हम पद की अगर प्रधानता की बात करते हैं तो प्रधानता की को देख करके अगर देखा जाए तो जो अव्ययी भाव समास होगा, इस समास में भी प्रायः दो पद होंगे, और इन दोनों पदों में जो प्रथम पद होता है वह प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास की यह विशेषता होती है, इसमें हमेशा प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होगा, और जो द्वितीय पद होगा वह प्रधान नहीं होता है, अर्थात वह गौण होता है। जबकि जो हमारा तत्पुरुष, कर्मधारय और जो द्वितीय समास होता है, इसमें हमेशा द्वितीय पद प्रधान होता है, अर्थात दूसरे पद का मूल्य ज्यादा होता है प्रथम पद की अपेक्षा। अर्थात इसमें जो दूसरा पद होगा वह प्रधान होगा, और जो प्रथम पद होगा वह प्रधान नहीं होगा, अर्थात गौण होगा। जबकि जो द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास में भी दो पद होंगे, तो इसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों पद क्या होगा? प्रधान होगा। जबकि
जो हमारा बहुव्रीहि समास होगा, इस बहुव्रीहि समास में न तो पहला पद और न तो दूसरा पद बल्कि एक तीसरा पद जो होता है वही प्रधान होता है। तो इस प्रकार हम ये जान गए कि पदों के आधार पर देखा जाए तो समास के जो प्रकार होते हैं वह होते हैं कितने? 4। लेकिन सामान्य रूप से सभी लोगों ने जो समास है उस समास की संख्या बताई है कितनी? 6। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा पूछता है कि पद के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं तो आपका उत्तर होगा 4। देखिए, पहला, यह हो गया दूसरा, यह हो गया तीसरा, यह हो गया क्या? चौथा। तो 4 प्रकार के समास होते हैं और इन समासों को हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे और विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे ताकि इसको समझने में और इसको पहचानने में और इसकी परिभाषा को याद करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। और इसको हम ऐसा पढ़ा देंगे कि अगर आप इसका प्रतियोगी परीक्षाओं में या जो हमारे एकेडमिक कक्षाएं चलती हैं इन एकेडमिक कक्षाओं के लिए भी यह उपयोगी होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अव्ययी भाव समास। आज के लिए इतना ही और कल हम फिर अव्ययी भाव समास को नए ढंग से एक नए तरीके से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।